नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में किस तरह से वापस आए, इसे लेकर संगठन के रणनीतिकार एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। संगठन में बदलाव के साथ अब छवि सुधारने की कवायद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के स्वर्णिम काल के ऐसे नेता जिनके कोल माफिया सूर्यकांत तिवारी के अलावा शराब माफिया और रेत माफियाओं से प्रगाढ़ संबंध थे और उस काल में जमीनी कार्यकर्ताओं की जिस कदर अनदेखी हुई और एक तरीके से उनका अपमान किया गया, वे कार्यकर्ता अभी तक सदमे में है। लेकिन बदलाव के बाद जो नई बयार बह रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फ्रंट फुट पर अब जाकर बैटिंग कर रही है, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ वह रूप है जहां गौरीशंकर अग्रवाल और राजेश मूणत जैसे ऐसे नेताओं को साइड लगाने की तैयारी हो रही है जिनसे भारतीय जनता पार्टी की छवि पर नुकसान पहुंच सकता है। गौरीशंकर अग्रवाल की जगह नंदन जैन को कोषाध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन राजेश मूणत को भारतीय जनता पार्टी में इस बदलाव के दौर में भी प्रवक्ता बनाया है। दरअसल राजेश मूणत ने फरवरी 2022 में जिस तरह से सार्वजनिक रूप से अश्लील गालियां दी थी, उससे जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा वाली छवि दागदार हुई थी। अभी तक जागरूक जनता उनके उस व्यवहार को नहीं भूली है। शायद यही कारण होगा कि राजेश मूणत प्रवक्ता बनाए जाने के बावजूद कैमरे के सामने अपेक्षाकृत कम आते हैं, मीडिया से कम बात करते हैं, या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि रणनीतिकारों ने उनके लिए पद तो तय कर लिया, लेकिन उनकी भूमिका को बेहद सीमित रखा जा रहा है। इसी कड़ी में 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ससम्मान विदाई कैसे हो, इस पर चिंतन मनन तो हालांकि बहुत पहले से हो रहा है। पार्टी की पुरानी प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने इसके लिए काफी कोशिश की। उन्होंने कैमरे के सामने जब कहा था कि पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, हमारे पास खूब सारे चेहरे हैं, ऐसे तमाम बातों को उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह और उनके करीबी इस नीति से इत्तेफाक नहीं रखकर खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो एक बड़ी गलती की थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले जब 23 मार्च 2018 को सरोज पांडे को लोकसभा चुनाव हारने के बाद अचानक विधानसभा चुनाव के कुछ महीना पहले ही राज्यसभा का सांसद बनाया गया, तब इससे जातिगत समीकरण पर गलत फर्क पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पुरानी हार पर जब भी चिंतन मनन होता है तो दो बातें हमेशा अंडरलाइन की जाती है। एक तो डॉक्टर रमन सिंह की अंतिम कार्यकाल की जो नीतियां थी, जो संगठन से अलग जाकर उन्होंने मोबाइल बांटने का जो निर्णय लिया था, और सरोज पांडे जिस तरह से राज्यसभा के रास्ते प्रदेश की राजनीति पर हावी होने की कोशिश करती नजर आ रही थी। इनसे भारतीय जनता पार्टी को गहरा नुकसान पहुंचा। अभी बदले दौर में जिस तरह से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और खुद को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अस्मिता से जोड़कर भूपेश बघेल लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे इतना तो तय है कि आने वाला चुनाव भूपेश बघेल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे पर फिलहाल चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ के लिए जो रणनीति नजर आ रही है, वहां सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश हो रही है। जो कार्यकर्ता निराश थे कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह या किसी का भी चेहरा फिलहाल मुख्यमंत्री के लिए सुनिश्चित नहीं किया है। किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। यह स्थिति पिछले चुनाव से ठीक विपरीत है। पिछली बार कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था, इस बार भारतीय जनता पार्टी बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे बदले हुए हालात में कांग्रेस लगातार अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को बरकरार रखना चाह रही है और इस पर काम हो रहा है। राम वनगमन पथ पर जहां जगह जगह भगवान श्री राम की 9 मूर्तियों को स्थापित करने की कोशिश हो रही है और वहां मतदाताओं को यह समझाने का प्रयास भी हो रहा है कि कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व से अलग नहीं है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद को अभी भी सनातन का सबसे बड़ा ध्वजवाहक साबित करने की कोशिश करेगी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की करीब 95% आबादी सनातनी है, यानी उनकी आस्था हिंदू धर्म पर है, हिंदुत्व पर है। यही कारण है कि कांग्रेस हो या भाजपा यहाँ खुलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात रख सकती है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक के नुकसान होने का कोई खतरा नहीं होगा। पिछले 2-1 सालों में आपने कई मोर्चों पर देखा होगा कि कांग्रेस की ओर से कई बार विभिन्न धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी साबित की गई, जबकि अन्य राज्यों में कांग्रेस का व्यवहार ऐसे नहीं होता। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए कोई बहुत बड़ा एजेंडा लेकर प्रस्तुत फिलहाल तो नहीं हो पा रही है। बीते साल जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, वह अन्य अनुषंगिक संगठनों की जिस तरह की भूमिका थी, वह कवर्धा में स्थानीय नेताओं को छोड़कर प्रदेश भर में वैसा
आंदोलन नहीं खड़ा किया गया। जैसे कि एक मौका मिला था, राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस हुई थी, लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा था कि किस तरह से धर्मनगरी कवर्धा में भगवा ध्वज का खुलेआम अपमान हुआ था और वहां पर्दे के पीछे मंत्री मोहम्मद अकबर पर भी तमाम आरोप लगे, क्योंकि मोहम्मद अकबर कवर्धा से ही विधायक हैं, वे सीनियर मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। जब वहां हिंदू मुस्लिम विवाद की बात आई तब जाहिर तौर पर उंगली मोहम्मद अकबर पर उठी थी। उस वक्त सरकार बैकफुट पर थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा चांस या मौका खो दिया जिसे राजनीतिक रूप से भुनाया जा सकता था। दरअसल वो ये दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में बदलाव नहीं हुए थे। फिलहाल बदलाव भी हो रहे हैं और छवि बदलने की तमाम कोशिशें भी जारी है। इन्हीं बदलाव के दौर में भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के मुद्दे पर बिलासपुर में 11 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है, जहां प्रमुख रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। 1 लाख से ज्यादा वहां महिलाओं के जुटाने की तैयारी हो रही है। इस आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टास्क दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ कोशिश हो रही है कि डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार से जुड़ी हुई छवियों को साइड रखा जाए। दरअसल बिलासपुर जहाँ पे ये शराबबंदी को लेकर महिलाओं का आंदोलन हो रहा है, महिलाओं उत्पीड़न का वहाँ मुद्दा भी शामिल किया जाएगा। उसी बिलासपुर का नेतृत्व करते थे अमर अग्रवाल, और अमर अग्रवाल आबकारी मंत्री थे, यानी पूर्ववर्ती सरकार में शराब का जो कारोबार था उनके देखरेख का जिम्मा भी बिलासपुर के उसी पुराने जनप्रतिनिधि पर थे, जो फिलहाल चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस के शैलेंद्र पांडे से। अक्सर शराबबंदी के मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी के पुराने सत्ताधारी नेता जब आवाज उठाते हैं तब कांग्रेस को यह बोलने का मौका मिल जाता है कि आपने 15 साल शासन किया, आपने शराब का सरकारीकरण किया। तमाम ऐसी बातें वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं बैकफुट पर नजर आती है। अब यही कारण है कि बदले हुए हालात में ऐसे सत्ता से जुड़े हुए पुराने नेताओं को साइड कर नए लोगों को सामने लाया जा रहा है, नई बातें हो रही है। शराबबंदी के मुद्दे के साथ कांग्रेस को उनका घोषणा पत्र भी याद दिलाया जाता है। तमाम ऐसी बातें जिससे कांग्रेस असहज हो जाए। नई रणनीति के साथ, नए चेहरों के साथ नई कवायद हो रही है। ऐसी कवायदों का नतीजा जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का काफी होमवर्क हो चुका है। जब बात बिलासपुर की आती है तब बिलासपुर के ही सांसद और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की छवि सामने आती है। जब भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है तब कोई एक चेहरा नजर आता है तो वह है अरुण साव। अरुण साव जो आमतौर पर छत्तीसगढ़िया में अपना संबोधन कर रहे हैं और दौरे कर रहे हैं। भाजपा के जो सलाहकार यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अरुण साव को कोई संगठन का अनुभव नहीं है, वे उन्हें गलत साबित कर रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरह से वे सौम्यता के साथ आक्रामक होकर अपनी बातें रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तार्किक ढंग से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, नए चेहरे के रूप में खुद को साबित करते हुए छत्तीसगढ़िया अस्मिता से खुद को जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। राजनीति के जानकार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीति की सूचिता के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार किस तरह से काम कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अच्छी तरह पता है कि हमारा काडर और विचारधारा अगर सामने आ जाए, कोई चेहरा भी न रहे, तब भी फायदे में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। इसी सोच के साथ माइक्रो मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। पन्ना प्रभारियों को समझाने की कोशिश हो रही है। इस बार चुनाव आप खुद लड़ रहे हैं। 2023 में अगर सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी अपने काडर को कितना ज्यादा मजबूत कर सके, इस पर काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियों पर नजर बनी हुई है। यही कारण है कि विकास के तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रह रहकर तीखे कटाक्ष किए जाते हैं। राजनीति में आलोचना और आरोपों का अपना स्थान होता है। यदि आलोचनाएं स्वस्थ हो तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन गलत आरोपों को भी समझना चाहिए कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जाहिर तौर पर इसमें राजनीति का उथलापन सामने आ रहा है। इससे हमें बचना होगा। राजनीति में सुचिता के लिए लगातार राजभोग का जनमन सक्रिय रहता है। हम चाहेंगे कि राजनीति में अच्छे लोगों को किस तरह से महत्व मिले, कैसे समाज की भलाई के लिए राजनीतिक सुचिता का आंदोलन खड़ा किया जाए। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना फिर से अयोग्य और ऐसे लोग राजनीति में लगातार हावी होते रहेंगे, जिससे देश और जनता का अहित होगा। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध के जनमंच को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और राजनीति की सुचिता के लिए कितना बेहतर हम कर सकते हैं इस पर सुझाव देना न भूलें। नमस्कार।